हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है, आयनिक इक्विलिब्रियम हमने स्टार्ट किया हुआ था और कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। प्लस 2 वीडियोस आयनिक इक्विलिब्रियम पे हमारे बन चुके हैं, ठीक है। और हमने एसिड बेस तक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया हुआ है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि आज हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट से स्टार्ट करेंगे। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको कुछ 11th की चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे देखो, मैंने फर्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, तो जो कंटिन्यूअस देखते आ रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, बट जो इंस्टेंट इस वीडियो पे स्टिक होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी, ठीक। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है कि एक हमारे पास सिंपल से रिएक्शन है, मान लो N2 प्लस 3H2 को मैंने कंबाइन किया रिवर्सिबली और ये 2NH3 बना रहा है, ठीक है। तो हमने 11th में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था, दैट इज Kc। तो Kc जब हम लोग लिखते थे तो Kc का एक जनरल फार्मूला हम लोग लिखते थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये सारी चीज़ें देखो कुछ नई नहीं है, ये 11th से ली गई टॉपिक्स हैं छोटी मोटी, जो हमको वहाँ पे पता होती है। इसी रिएक्शन के लिए अगर मुझे मान लो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में लिखना पड़ रहा है तो मैं क्या लिखता हूँ, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन Kc। बट यही चीज़ अगर मुझे प्रेशर के रिस्पेक्ट में लिखनी होती है, जब गैसेस वगैरह इन्वॉल्व होती हैं, तो हम लोग इसी चीज़ को क्या लिखते हैं, Kp लिख देते हैं। और वही चीज़ होता है, इसमें कुछ अलग नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एज इट इज़ अपने जगह पे रहेगा और रिएक्टेंट, ठीक है। खाली अब फर्क क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसी को अगर मैं थोड़ा सा इस एग्जांपल के रिस्पेक्ट में अगर मुझे Kc लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन किसका है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3। और तुमने नोटिस किया होगा कि ये जो कांस्टेंट होता है ये पावर में चला जाएगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्टेंट में हमारे पास दो चीज़ें हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास मिल गया क्या, Kc। Kp लिखना है तो सिर्फ हम लोग इसमें क्या चेंजेस करते हैं, प्रेशर जनरेटेड बाय NH3 इसका स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, प्रेशर जनरेटेड बाय N2, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ था 3, तो प्रेशर जनरेटेड बाय H2 का, ठीक है। कोई भी चेंजेस नहीं है, एज इट इज लिखना हुआ है हमको। कुछ भी रिएक्शन देगा तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन नीचे, प्रेशर के टर्म में दे रहा है तो ये ऊपर और ये नीचे, कुछ नहीं करना है खाली। अब देखो, आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या फर्क था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आयनिक इक्विलिब्रियम में हमको आयंस के फॉर्म में चीजें देखनी है। जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा हमको केमिकल दिया हुआ है, जैसे ही आयनिक की बात होगी, आयनिक की बात जैसे ही चालू होगी वहां पे सिर्फ क्या आ जाएंगे, आयंस इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब आयंस कैसे इन्वॉल्व होंगे, सपोज करो कि मैं अगर बोल दूं कि मेरे पास वीक एसिड, देखो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बोला था कि हमको सिर्फ वीक एसिड और वीक बेसिस में ही डील करना है, क्योंकि उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है। फास्ट होगा तो वो चीज़ कभी भी इक्विलिब्रियम पे आएगी ही नहीं, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो जैसे एसिडिक एसिड है मेरे पास, ये मुझे पता है कि ये रिवर्सिबली ब्रेक कर जाता है किसमें, CH3COO माइनस एसिटेट आयन प्लस किसमें, H प्लस, राइट। तो यहीं से हमारा टॉपिक निकल के आता है क्या, देखो, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट को हम लोग KI वगैरह भी लिख के चल सकते हैं, ठीक है। मान लो एक चीज है सिंपल सा, अब आयंस अगर आ गए, अगर जैसे ही आयंस आए तो यहाँ पे ना तो मैं Kc लिख पाऊंगा और ना ही Kp लिख पाऊंगा, क्योंकि Kc क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है केमिकल का एट इक्विलिब्रियम, जबकि Kp क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, कब, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब आयंस इन्वॉल्व होने लगते हैं ना, तो हम लोग Kc और Kp के बजाय, अब फॉर्मूला तो वही है, चेंज नहीं होगा, क्या लिख रहे थे, सिर्फ हम लोग ऊपर प्रोडक्ट लिखते हैं और नीचे क्या हो जाता है हमारे पास, रिएक्टेंट हो जाता है, ठीक है।
तो कुछ चेंज नहीं करना है, खाली इसी फॉर्मेट को बदल देना है किसमें, के आई करके। के आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO, राइट। ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है, इसी के आई को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। समझ में आया। तो कुछ अलग चीज़ नहीं है, जैसे केसी केपी हम लोग लिखते आए हैं अभी तक 11th से, वैसे ही हमको उसी चीज़ को खाली डाइवर्ट कर देना है के आई के फॉर्म, ठीक है। इसको हम लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलेंगे। समझ में आया। तो कोई भी डिसोसिएशन दिया जा रहा है उसको खाली प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में लिख देंगे, ठीक है। अब यहीं से चीज़ निकल के आती है, देखो, dissociation constant for acid and base। फर्क क्या है इसमें, जैसे मान लो मेरे पास कोई सब्सटेंस था ए बी करके, इसको मैंने डिवाइड किया रिवर्सिबली ए प्लस और बी माइनस में, क्लियर हुआ। तो यहाँ से मैंने इसका लिखा के आई, के आई मैंने क्या लिख दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। ये हो गया क्या मेरा एक्सप्रेशन आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है। अब यहीं से अगर मेरे पास कोई एसिड है, एसिड, और वो एसिड भी कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए। मेरे पास कोई एसिड है या बेस है, ठीक है। तो कैसे, सपोज करो एक एसिड ले लेते हैं, जैसे अभी मैंने कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल्स दिया था। तो एसिड, मान लो कोई वीक एसिड हम लोग उठाते हैं, जैसे सपोज करो HF है, ठीक है। तो ये कैसे डिसोसिएट करेगा, H प्लस के फॉर्म में प्लस F माइनस, या कोई वीक बेस है, जैसे ले लेते हैं हम लोग NH4OH ले लेते हैं, कैसे डिवाइड होगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, राइट। अब इनका अगर मेरे को कोई बोल दे कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलो या डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलो, ठीक है। तो ये लिखते ही मुझे क्या पता चलता है कि आयनिक फॉर्म में है, तो सीधी सी बात है मुझे आयनिक आयोनाइजेशन कांस्टेंट ही लिखना पड़ेगा। बट इस केस में मैं क्लियर हूं ना कि ये चीज़ क्या है, एसिड है, और ये चीज़ क्या है, बेस है, बराबर है। तो हम लोग इसको सिर्फ क्या लिखेंगे, इसको के लिख देंगे, बराबर। जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिख रहे थे एसिड के लिए, मैं क्या लिखूंगा, के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और F माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HF, ठीक है। यहाँ पे जो के ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। अब मुझे क्लियर है कि ये एक टाइप का बेस है, इसका अगर मेरे को आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखना है तो अब मैं इसको के आई नहीं लिख के क्या लिखूंगा, के बी लिखूंगा। और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4, ठीक है। ये के बी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ, ठीक है। समझ में आया ये वैल्यूज क्या होती हैं या ये सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब देखो, प्रीवियस ईयर में प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई सब्सटेंस है, एसिडिक हो या बेसिक हो, अगर उसको मैं पानी में डाल दूं वो फटाफट डिसोसिएट होने लग गया। अगर जल्दी टूटता है तो वो उतना क्या होगा, स्ट्रांग होगा, क्लियर है। और लेट ब्रेक करता है, लेट डिसोसिएट होता है तो वो उतना क्या होगा, वीक होता है, ठीक। तो अब देखो, ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट के फॉर एसिड एंड के बी फॉर बेस, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी चीज के आयोनाइज होने की टेंडेंसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी
वो एसिड उतना क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो एसिड हैं, मान लो एक रैंडम एसिड उठाते हैं HA, और हमारे पास ले लेते हैं कुछ HB। ये दो एसिड है, मेरे को पता है ये भी टूटने के बाद क्या बनाएगा, H+ और A-, और ये भी क्या बनाएगा, H+ और B-, राइट। अब मैं बोलूँ कि इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक कौन सा है, तो तुम नहीं बता सकते, ये जनरली स्पेसिफाइड ही नहीं है कि कौन से टाइप के एसिड है। बट अगर मैं इनकी के वैल्यू दे दूँ तुमको, मैं बोल दूँ इसकी के वैल्यू 5 × 10⁻10 है, और इसकी के वैल्यू 5 × 10⁻9 है, राइट। अब दिख रहा है किसकी के वैल्यू ज़्यादा है। के वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, डिसोसिएशन की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इसकी के वैल्यू अगर ज़्यादा है इससे, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ये क्या होगा, वीक एसिड बोला जाएगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की अगर हमको के वैल्यू दे दी जाती है, के वैल्यू मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड और डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, इनकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मतलब उसकी डिसोसिएशन टेंडेंसी भी उतनी ज़्यादा है, और डिसोसिएशन टेंडेंसी बढ़ेगी तो उनकी स्ट्रेंथ भी लगातार क्या होती है, बढ़ती है। मतलब के भी हम लोग निकाल क्यों रहे हैं, किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, बराबर है। तो या तो अगर मैं तुमको डिसोसिएशन के टर्म में बोल दूं, या तो हम लोग क्या बोल दें, किसी भी चीज़ को के और के बी के फॉर्म में बोल दें। अगर उनकी के वैल्यू या आयोनाइजेशन वैल्यू बढ़ रही है तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, लगातार बढ़ेगी। अब इसी चीज़ पे एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दैट इज ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बनाया गया है किसी भी चीज़ की एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए, कि उसकी के और के बी वैल्यू उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कैसे रिलेट करेगी। मतलब ऐसे बोल सकते हो कि रिलेशन बिटवीन, एक शॉर्ट में मैं बोलना चाहूँ तो रिलेशन बिटवीन, अल्फा पता है क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये हो गया हमारे पास के और के बी का रिलेशन, और हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे एक वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन। ठीक है, इन चीज़ों को अगर रिलेट करना है तो हम लोग क्या देखते हैं, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से इसको देखते हैं। अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। के अभी मैंने बताया के इज व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर एसिड या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वो अल्फा से कैसे रिलेट करेगा, कॉन्सेंट्रेशन से कैसे रिलेट करेगा, वॉल्यूम से कैसे रिलेट करेगा, उनका जो डेरिवेशन होता है, जो रिलेशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑसवाल्ड डाइल्यूशन। ठीक है, अगेन इस चीज़ को दिमाग में रखो, के बी वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। यहाँ पे डेरिवेशन में जो फॉर्मूले बनेंगे उससे एग्जाम में हमको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, सीईटी में भी आएंगे, प्लस बोर्ड्स में तो फिक्स आने ही वाले हैं। हर साल अल्टरनेट उठा के देखोगे तो 1 से 2 न्यूमेरिकल तुमको आयोनाइजेशन कांस्टेंट पे मिल जाएंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, कि फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, चलो इसी को ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से रिलेट करेंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे, उस पर 1-2 न्यूमेरिकल भी मैं बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, फिर आगे चलते हैं। आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ये लिखते ही क्या समझ में आना चाहिए कि मैं के की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर मान लो मेरे पास कोई एक अननोन एसिड है HA। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये जनरली क्या होगा, इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो क्या होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए। ठीक है, चलो किस में डिसोसिएट कर रहा है ये, H+ और A- में, ये दो पार्ट में डिसोसिएट हो गया। ठीक है, अब देखो एट, अलग अलग अगर मैं कंडीशन दूँ, एट टाइम इज इक्वल टू 0। ठीक, जब ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, बराबर, तो इसका अगर मान लो हम लोग ने 1 मोल लिया होगा, अगर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो इनका तो कुछ भी नहीं बना होगा, बराबर है। ठीक है, एट
किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे हम लोग मान लेते हैं कि कुछ डिसोसिएशन हो गया, कुछ पार्ट उसमें से ब्रेक हो गया, बट वीक एसिड है तो क्या होगा, ठीक है, एक मोल में से उसका अल्फा पार्ट डिसोसिएट हुआ होगा, ठीक है, और इसका भी अल्फा पार्ट बना होगा, इसका भी मान लेते हैं अल्फा पार्ट बना होगा। समझ में आया? एक मोल पूरा तो डिसोसिएट नहीं हुआ होगा, क्यों? क्योंकि क्या मैंने कंडीशन दी है कि वीक एसिड है, ठीक है, और ये बन गया होगा। इसके बाद अगर इसी चीज को हम लोग अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में देखें, तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं बोलूँ कि ये चीज़ें मुझे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में लिख के बताओ, ठीक है, तो HA का कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में क्या बचा होगा, राइट, इतने मोल्स बचे हुए हैं, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन वॉल्यूम, राइट। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे क्या मिलेगा, अल्फा अपॉन वॉल्यूम, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फा अपॉन, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? एक वीक एसिड है जिसको हम लोग डिसोसिएट कर रहे हैं, जिसका बहुत कम पार्ट डिसोसिएट हो रहा है, और ये हमको इक्वेशंस मिल जा रही हैं। अब इस इक्वेशन का, अभी मैंने तुमको के लिखना बताया था, अब मैं बोलूँ कि इस इक्वेशन का मुझे के लिख के बताओ, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड लिख के बताओ, तो के क्या हो जाएगा इसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, ठीक है, राइट। ये ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और कॉन्सेंट्रेशन हमने हर एक चीज़ का निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे कि किसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो K की फाइनल वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या मिला है हमको, अल्फा अपॉन सी V इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस क्या मिला हुआ है, देखो यहाँ पे अल्फा इंटू वी, अगेन ये भी V हो गया, अपॉन HA का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या निकाला हुआ है, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, ठीक है। सॉल्व कर दो इनको, K इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। ये जब फ्लिप करके ऊपर आएगा तो क्या मिल जाएगा, देखो K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू, यहाँ पे क्या हो गया, V अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है, तो यहाँ से एक भी इससे गया, तो K इज इक्वल टू फाइनली क्या मिल रहा है, अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे V 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखो एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बोला था, फॉर वीक एसिड, अगर एसिड हमारा काफी वीक है तो उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या होगा, बहुत कम होगा। अगर मैं तुमको बोलूँ 1 में से 0.005 समथिंग पार्ट डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, या मैं बोलूँ कि मेरे पास 100 मॉलिक्यूल थे, 100 मॉलिक्यूल में से 0.1 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 माइनस अल्फा जो वैल्यू है ये नियरली किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। बहुत कम डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब अल्फा यहाँ पे क्या है, नेग्लिजिबल है। अल्फा को हम लोग क्या कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो फाइनली इक्वेशन क्या मिलता है, k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी, ठीक है। अब देखो रिलेशन मिल गया हमको किसका, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वॉल्यूम का, ठीक है। इसी को थोड़ा सा सेपरेट करें तो k इज इक्वल टू इसको अल्फा इंटू 1/v लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग 1 कंसिडर करें तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो यहीं से k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू। तो ये दो फार्मूले मिलते हैं हमको किसके, के। देखो मैंने यहाँ से वॉल्यूम को भी रिलेट कर दिया और कॉन्सेंट्रेशन को भी रिलेट कर दिया। हाँ, यहाँ से अगर मुझे अल्फा स्क्वायर निकालना है तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो सिंपल सा k इंटू वी, या अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, k अपॉन सी, ठीक है, यहाँ से क्लियर है। तो अल्फा अगर निकालना भी चाहो तो अल्फा यहाँ से मिल जाएगा रूट ऑफ k इंटू वी, एक ये फॉर्मूला मिलता है, और एक अल्फा इज इक्वल टू k अपॉन, ठीक है। ये फॉर्मूले बदलने नहीं वाले हैं, ठीक है। अब मेरे पास एसिड था तो मैंने किसके रिस्पेक्ट में निकाला, के के रिस्पेक्ट में निकाला, बट अगर मान लो मुझे कोई बेस दे दिया गया होता, वीक बेस दे दिया गया होता,
तो यही जो फॉर्मूले हैं इनके खाली के की जगह पे हमको क्या लिखना है, के बी। तो ये एसिड के लिए हो गया। फॉर अगर मुझे बोला जाए फॉर बेसिस, तो बेसिस के लिए फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, के बी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर अपॉन बी, या फिर मैं क्या लिख सकता था, के बी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू। ठीक है, अब के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। यहाँ पे के बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट इसमें कुछ अलग चीजें नहीं है। देखो सिंपल सा स्टेप वाइज अगर हम लोग जाते जाएंगे तो हमको एक फाइनली फार्मूला मिल जाता है, और वो सेम फार्मूला एसिड पे भी अप्लाई होगा और बेसिस के लिए। ऐसा नहीं कि बेस के लिए मेरे को एक नया डेरिवेशन करना है, ठीक है, सेम चीजें करते जाओगे। खाली बेस बोला होता तो यहाँ पे OH माइनस हम लोग लेके करते थे, बट तुम्हारे फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं आता था, फॉर्मूला हमेशा ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट याद रखने वाली क्या चीज़ है कि जैसे Ka की वैल्यू बढ़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जैसे Kb की वैल्यू बढ़ेगी बेसिक स्ट्रेंथ लगातार क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो आगे से मैं कभी Ka और Kb की वैल्यू दूंगा तो तुमको सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि के की वैल्यू ज़्यादा है मतलब उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है, सिंपल सा ध्यान में रखो, के बी की वैल्यू हम लोग निकालते कैसे। क्लियर हुआ? तो इसका तब तक स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, या नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रॉपरली लिख के रखो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये डेरिवेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ढंग से दी जाती हैं, जल्दी समझ में नहीं आती है। क्लियर है? तो बेटर की नोट्स वगैरह प्रिपेयर करो खुद से और इनको डिराइव कर लिया करो। बेस के लिए बोलेगा तो खाली यहाँ पे जैसे मान लो एच लिया था मैंने, यहाँ पे BOH करके ले लेने का, ये क्या हो जाएगा B प्लस और OH माइनस। बाकी पूरा एज इट इज़ डेरिवेशन चलेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। खाली जहाँ जहाँ पे मैंने K लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिख दोगे, KB लिख दोगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे हमको, मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स के तो नहीं, बट 1-2 मार्क्स के लिए हमको इस वैल्यूज़ पे न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। स्क्रीनशॉट ले लो तो 1-2 न्यूमेरिकल भी हम लोग देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, मतलब ये फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी आता नहीं है, बट तुमको कंपेयर करने को बोल देगा। जैसे मान लो ये फर्स्ट सेकंड और ये 3 हमको बेस दिए हुए हैं, या ये 4 अपने को एसिड दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, किसी भी चीज़ की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, उसके के वैल्यू के। राइट, बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके के बी वैल्यू के। तो ये जो सारी वैल्यूज दी गई हैं, ये क्या बोला देखो, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ सम एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ सम बेस, मतलब ये सारी के बी की वैल्यू दी गई हैं और ये सारी के की वैल्यू दी गई हैं। अब के की वैल्यू कंपेयर करके तुमको बोलेगा बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा देख लो, अब ये तुम्हारा काम है, ये अपने को वेरीफाई करना आना चाहिए कौन सी वैल्यू ज़्यादा है या कौन सी वैल्यू कम है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 10⁻⁻10 -5, तो इनसे बड़ी वैल्यू कौन हो गई, 4 वाली बड़ी हो गई। क्लियर है? तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ लगाने को बोल रहा है तो सबसे पहले कौन आ जाएगा हमारे पास, HNO2 हो गया। राइट, उसके बाद सबसे एंड में कौन आ जाएगा, HCN आ जाएगा। ठीक है, बच्चे दो अभी, अब इन दोनों में पहले कौन आ जाएगा, बड़ी वैल्यू कौन सी, HF वाली बड़ी हो गई तो HF आ जाएगा। उसके बाद हमारा कौन आ जाएगा, एसिटिक एसिड। राइट, तो ये एसिडिक ऑर्डर हो गया, जिसकी के वैल्यू ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। सेम गोज विथ बेसिस, वैल्यूज़ को चेक करो कि क्या वैल्यूज़ दे रहा है, उसके बेस पे हम लोग उनको बेसिक ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो के और के बी की वैल्यू इसलिए देते हैं ताकि हमको उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का पता चल सके या बेसिक स्ट्रेंथ का। वेदर आयोनाइजेशन बोल दे अपने को कि आयोनाइजेशन ये है तो कंपेयर करो, या फिर सिंपली वो क्या करेगा, के और के बी की वैल्यू देके हमको ये कंपेयर करवा सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया हुआ है, बट काफ़ी हद तक ये वैल्यूज़ फिक्स्ड होती हैं जो कि हमेशा हमको गिवन होंगी एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट इस पे 1-2 न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे।
इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और इसका आंसर मुझे निकाल के बताओ अभी। ठीक है, जैसे देखो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है हमको। देखो इसके न्यूमेरिकल्स ना काफ़ी इजी होते हैं, खाली अपने को डेटा वगैरह निकालने आना चाहिए कि डेटा क्या दिया हुआ है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ऑसवर्ड डायलेशन लॉ बहुत इजी होता है, खाली कौन से सिंबल्स हैं वो तुमको पता होना चाहिए, कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है और क्या डेटा गिवन है वो अपने को पता होना चाहिए। फॉर्मूला देखो अभी हमने निकाला था, क्या लिखा फॉर्मूले में क्या लिखा था हमने, के जब लिखा हमने तो क्या लिखा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बी, या इसी को चेंज करके के इज इक्वल टू क्या लिखा था, अल्फा स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, तो या तो ये फॉर्मूला यूज़ करो या तो ये वॉल्यूम के टर्म में दे रहा है तो ये यूज़ होगा, नहीं तो ये यूज़ होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें इस इक्वेशन में हमको क्या दे रहा है, देखो द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्ड है देखो, मोनो एसिडिक बेस। इस वर्ड का मतलब क्या होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एक ये दे दूं, NaOH दे दूं, तो इसको जब मैं ब्रेक करूंगा तो ये Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा। बट अगर यहीं पे मैंने CaOH ट्वाइस वगैरह दिया होता तो क्या हो जाता, Ca प्लस 2OH माइनस में ये ब्रेक होता था। ठीक है, 2OH माइनस में ब्रेक होता था। अब देखो मोनो एसिडिक बेस क्या होता है, मतलब ऐसा बेस होगा जो सिर्फ क्या करेगा, एक OH माइनस को रिलीज करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस बोलने का क्या रीजन होता है कि ये सिर्फ एक ही एसिड को क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक, अब जैसे इसने कितने लूज किए, 2OH माइनस लूज किए, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डाई एसिडिक। ठीक है, तीन अगर OH माइनस रिलीज होते, तीन अगर रिलीज होते तो ट्राई एसिडिक बेस हो जाता, चार होते तो टेट्रा पेंटा जैसे हम लोग बोलते हैं। तो ये एक लैंग्वेज होती है, इसको ध्यान में रखो। बेस बोल रहा है तो बेस होगा, मोनो एसिडिक मतलब एक एसिड के मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करने की टेंडेंसी अपने पास रखता है। ठीक है, तो इसके पास एक बेस है जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रहा है। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस हमेशा क्या होगा, Kb लिखेंगे। अब Kb दे रहा है वो कितना, 1.8 पॉइंट एट इंटू 10⁻⁵। ठीक है, उसके पास एक अननोन बेस है जिसको उसने क्या बोला है कि BOH करके एक मॉलिक्यूल है, उससे अपना लेना देना नहीं है। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन 0.05 मोलार सोल्यूशन। अब ये चीज क्या है, देखो लास्ट देखो सॉल्यूशंस में मैंने तुमको बताया था, सॉल्यूशंस के चैप्टर में कभी भी हमको कैपिटल M दे दिया जाए या स्मॉल m, कैपिटल M क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलैरिटी को, और स्मॉल m किसको, मोलैलिटी को। और ये दोनों भी कौन से होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं, राइट। तो मतलब ये चीज़ क्या दे रहा है वो मुझे, कॉन्सेंट्रेशन मतलब C की वैल्यू दे रहा है 0.08 मोलार, बराबर है। तो अब देखो अब निकालना क्या था हमको, कैलकुलेट से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है हमारे पास, अल्फा होता है, मतलब वो मेरे को बोल रहा है कि अल्फा कैलकुलेट करो और ये वैल्यूज दिए। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में वेरीफाई करो कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला यूज़ करो। अब मुझे यहाँ पे उसने Kb दिया हुआ है और C दिया हुआ है। ठीक है, तो Kb और C, अब यही फार्मूले मैंने क्या बोला था, K अगर लिखा हुआ है तो एसिड है, यहाँ पे अगर मैं Kb कर दूँ तो फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ रहेगा। अब ये किसके लिए रिप्रेजेंट हो गया, बेस के लिए हो गया, सिंपल सा। तो अब देख लो यहाँ से अल्फा निकालना था, Kb और C मुझे वो दे रहा है, तो उठा लो उस फॉर्मूले को। फॉर्मूला क्या अपने पास, Kb इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। तो अब अल्फा निकालना है तो क्या करोगे, अल्फा इज इक्वल टू Kb अपॉन सी। फाइनली तो क्या मिल गया यहाँ से, अल्फ़ा हटाएं तो ये दोनों रूट में आ जाएंगे, Kb अपॉन सी। अल्फ़ा इज इक्वल टू Kb की वैल्यू कितनी दे रहा है अपने को, 1.8 इंटू 10⁻⁵, और C कितना दे रहा है अपने को, 0.0। बस इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से तुमको अल्फ़ा निकल के आ जाएगा, राइट, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखो इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ करना नहीं होता, कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पे, बट सारे फॉर्मूले बेस्ड होंगे। अपने को पहचानने पड़ेंगे कि क्या दिया हुआ है, क्या वेरीफाई हमको करना और कैसे निकालना है।
सबसे पहले सिंबल्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके बारे में हमको न्यूमेरिकल्स में कौन कौन सी वैल्यू दे रहा है, तो वो वेरीफाई करना पड़ेगा और फाइनली हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो आज के वीडियो में हमने कवर किया है, मतलब प्रीवियस वीडियो में एसिड बेस का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था, राइट। आज के वीडियो में हमने कवर कर लिया है ऑसवर्ल्ड डायलेशन लॉ, ठीक है, उसके डेरिवेशंस, कैसे हम लोग फार्मूला बनाएंगे, कैसे सॉल्व होगा, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में वो कवर करेंगे। धीरे धीरे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसके बाद जो भी इस पर कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे तो वो कमेंट्स वगैरह करके आप लोग पूछ सकते हैं, उनको उस डाउट्स पे एक नया लेक्चर बना दिया जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग नए स्टूडेंट हैं वो लोग फर्स्ट वीडियो से कवर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बीच में अगर कोई टॉपिक उठाते हो तो वो तुमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बराबर। तो पहले प्रीवियस वीडियो को कंप्लीट करो फिर यहाँ पे आओ, या फिर ये वीडियोस ना कैसे होते हैं देखो, इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अगर तुमने कोई भी वीडियो स्किप किया तो तुम्हारे कुछ कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे, तो फिर वही कन्फ्यूजन होगा कि ये सिंबल्स का क्या मतलब है, ये कहाँ से जनरेट हुआ, ये कैसे बना फॉर्मूला। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे वीडियोस कवर करो और वहाँ से फिर इजी होते जाएंगे चीज़ें आराम से। कोई फिजिकल केमिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, इजीली चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और पोर्शन को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे।